Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study Fun. If you are new to my channel then please do share, subscribe and like my channel. So let's get started. तो हमारा टॉपिक आज का है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल और हमने ये देखा था क्योंकि हम इसका अल्टरनेटिव लेकर आए, क्योंकि वो भी रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करती है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल भी क्या करती है, रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करती है। तो उसका अल्टरनेटिव तो आ गया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, क्या हम किस जगह पे या इसकी रिप्लेसमेंट क्यों की गई। इसकी रिप्लेसमेंट इसलिए की गई कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, आपने पावर प्लांट का विजिट अगर किया हो तो वहाँ आपके पास चिमनी में से वेस्ट हीट निकल रही होती है। ठीक है, या फिर आपके पास सोलर एनर्जी तो हर जगह मौजूद होती है, सूरज हर जगह है ना, तो सोलर एनर्जी भी अवेलेबल होती है। तो आप क्या करते हैं, उस हीट को या फिर वो एनर्जी जो कि पावर प्लांट में एज अ वेस्ट हीट हम इन्वायरमेंट में फेंक रहे होते हैं, उसको हम डायरेक्ट जनरेटर को देते हैं। जनरेटर एक कंपोनेंट है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का, वो आपको बताऊंगा। तो उस हीट एनर्जी इनपुट से क्या होता है, हमारे पास पूरी साइकिल ऑपरेट कर जाती है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये हो गया कि वेस्ट हीट को हम क्या करने हैं, ज़ाया करने के बजाय हम क्या करें, उसको यूज़ करके साइकिल को चला लें। ठीक है, दूसरा ये कि इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें वेपर कंप्रेशन साइकिल की, तो उसमें कंप्रेसर होता है और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो वेपर की फॉर्म में होता है। अब आप देखें, जब आप कोई भी हमारे पास है ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ है, मटेरियल तो नहीं कह सकते, फ्लूइड कह सकते हैं। अगर कोई फ्लूइड हमारे पास वेपर फॉर्म में है, ठीक है, उसे हमने क्या किया है, सिंपली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो उसका वॉल्यूम जो होता है 120 टाइम, यानी कि 20 गुना जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हम लिक्विड यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसका जो हमारे पास अमाउंट होती है तो वो रिड्यूस हो जाती है, वॉल्यूम मतलब रिड्यूस हो जाता है। और उसको हैंडल करने के लिए हमें पंप वगैरह भी कम छोटा लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वेपर कंप्रेशन साइकिल। उसमें जो कंप्रेसर होता है वो बड़ा लगाना पड़ता है साइज़ का। ठीक है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, जब हम आगे चलते हैं, ये हमारे कंटेंट हैं, डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस बेसिक क्या होता है वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में, उसके बाद आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल क्या होती है, उसके बाद हम चलेंगे एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये बेसिक डिफरेंस है वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन साइकिल में। आप मैंने देखिए इधर हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो इधर कंप्रेसर को और ये वाला जो रीजन है, यानी कि इसमें जनरेटर, एब्जॉर्बर, एक्सपेंशन वाल और क्या लगा है हमारे पास, ये पंप वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें देखिए कंडेंसर इसमें भी है, कंडेंसर इसमें भी है, नज़र आ रहा होगा आपको। एवापोरेटर इसमें भी है, एवापोरेटर इसमें भी है। इसके अंदर भी रिसीवर है, इसके अंदर भी रिसीवर है, इसके अंदर भी एक्सपेंशन वॉल है, इसके अंदर भी एक्सपेंशन वॉल है। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें देखिए कंप्रेसर लगा है, इसके अंदर कंप्रेसर की जगह जनरेटर है, पंप है, एक्सपेंशन वॉल या प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल और एब्जॉर्बर है। तो हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस होगा स्कीमेटिक डायग्राम में वो ये होगा, ऑल द पार्ट्स या ऑल द वर्किंग कंपोनेंट्स आर सेम, द बेसिक डिफरेंस लाई इन बिटवीन कि हम कंप्रेसर को रिप्लेस कर देंगे, किसकी जगह, जनरेटर लगा देंगे वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में, पंप लगा देंगे, एक्सपेंशन वॉल लगा देंगे और एब्जॉर्बर लगा देंगे। तो ये बेसिकली ये बेसिक डिफरेंस है, आप देख लें साइकिल में वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन में। ठीक है, ताकि आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो सके कि मेजर डिफरेंस क्या है, तब्दीली किधर आती है। अब हम बात करेंगे आइडियल या सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल की। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपसे डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए एब्जॉर्बर क्या होता है। देखिए, एब्जॉर्बर के अंदर हमारे पास होता है क्या, एब्जॉर्बेंट होता है। ये एक डिवाइस है जो कि एब्जॉर्बेंट को अपने अंदर स्टोर रखती है। ठीक है, उसके अंदर फिर हमारे पास रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में आता है और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अब एब्जॉर्बेंट यानी कि मैंने क्या नाम लिया है, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब एब्जॉर्बेंट जो होता है ना, जो कि वेपर रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करता है, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जब हमारे पास लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा तो जो हमारे पास एब्जॉर्बेंट होगा वो वेपर रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर कंबाइन रखेगा, यानी इनके दरमियान जो एफिनिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ अ रेफ्रिजरेंट इंक्रीजेज एज वी कीप ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, और अगर हम बात करें इसका रिवर्स, कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें सिस्टम में, तो होगा क्या कि जो हमारे पास वेपर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, सॉरी वेपर कह रहा हूँ, वेपर रेफ्रिजरेंट जो होगा वो जो एब्जॉर्ब होगा हमारे एब्जॉर्बेंट के अंदर, वो क्या होगा, उससे लीव कर देगा, गिव्स ऑफ कर देगा। ठीक है, वेपर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, एब्जॉर्बेंट की, जिसको हम देखते हुए यूज़ करते हैं। तो ये जो 2 क्वालिटीज़ है ना, ये एब्जॉर्बेंट की होनी चाहिए। क्या कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हमारे पास जो होगा रेफ्रिजरेंट, और हमारे पास जो होगा ये जो एब्जॉर्बेंट है, इन दोनों के दरमियान एफिनिटी या सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को हाई करेंगे तो इन दोनों के दरमियान जो सोल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज़ होगी, और जो रेफ्रिजरेंट होगा वो वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं इधर एवापोरेटर से। एवापोरेटर का काम होता क्या है कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना किसी भी फ्लूइड को। तो यहाँ हमारे पास रेफ्रिजरेटेड स्पेस यानी रेफ्रिजरेशन या कूलिंग इफेक्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है। यहाँ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हमारे पास रेफ्रिजरेंट आता है, इसके अंदर जो हमने गर्म चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है, उसको अगर ठंडा करना हो तो क्या होता है, हमारे पास वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर हुआ है वो क्या करता है, जो गर्म चीज़ें हैं उनसे हीट एब्जॉर्ब करके खुद वेपर फॉर्म में निकल के इधर बाहर आ जाता है, इधर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और चीज़ों को ठंडा कर देता है। इसी से हमारे पास यानी अपने फेस चेंज करने की वजह से उसने क्या किया, कूलिंग प्रोड्यूस की, ठीक है। उसके बाद जब ये हमारे पास बाहर आता है वेपर की फॉर्म में तो ये जाता है एब्जॉर्बर के अंदर। अब एब्जॉर्बर के अंदर हम कंटिन्यूसली कूलिंग वाटर की सप्लाई दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं, ताकि इसका टेम्परेचर हमारे पास रिड्यूस हो। अब ये एवापोरेटर से आया है और एवापोरेटर लो प्रेशर साइड पे लगा होता है, प्रेशर इसका ऑलरेडी लो है, लेकिन इसका टेम्परेचर लो करने के लिए हम कूलिंग वाटर को सप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं टेम्परेचर लो, ताकि हमारे पास जो वेपर रेफ्रिजरेंट जो एब्जॉर्बर के अंदर, एब्जॉर्बर तो डिवाइस है ना, एब्जॉर्बेंट के अंदर जो एब्जॉर्ब होना है उसने, वो क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए उसकी अमाउंट, ठीक है, मतलब वो सोल्युबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, वो बाहर ना निकले, इसलिए हम टेम्परेचर लो कर रहे हैं। उसके लिए हम कूलिंग वाटर की कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं। अब ये होता है क्या है कि वेपर रेफ्रिजरेंट कम्प्लीटली इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद अब क्या होता है, सोल्यूशन बन जाता है। अब इस पंप के ज़रिए इसको हम जनरेटर में इंट्रेंस या जनरेटर में हम भेजते हैं, सेंड करते हैं। अब उसमें जनरेटर में होता क्या है, जनरेटर में हमारे पास देखिए मैंने शो किया हुआ हीट एडिशन होती है। हीट एडिशन क्यों होती है, अब देखिए पंप के ज़रिए जा रहा है सोल्यूशन, इसका प्रेशर हाई हो गया, ठीक है, प्रेशर हाई हो गया। अब इसका टेम्परेचर हाई क्यों कर रहे हैं, ताकि अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो मौजूद सोल्यूशन जो हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, वेपर रेफ्रिजरेंट है और हमारे पास एब्जॉर्बेंट है जिसने एब्जॉर्ब किया हुआ रेफ्रिजरेंट को। अब उन दोनों को अलग करना है। उन दोनों को अलग करने के लिए या सोल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करने के लिए हमने क्या किया, टेम्परेचर या हीट एडिशन कर दी। उससे क्या होगा, उनका टेम्परेचर राइज़ होगा और वेपर रेफ्रिजरेंट हमारे पास बाहर निकल जाएगा। जबकि जो बाकी सोल्यूशन जो बचेगा वो वापस हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व के ज़रिए क्या हो जाएगा, वापस जाके एब्जॉर्बर में आ जाएगा, एब्जॉर्बेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, मैंने वीक सोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन का नाम लिया। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन किधर होगा, इसको मैं अगर अंडू करूँ 1 मिनट, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन पंप के ज़रिए जा रहा होगा और वीक सोल्यूशन एक्सपेंशन वाल्व के ज़रिए वापस आ रहा होगा। अब इसे स्ट्रॉन्ग और वीक सोल्यूशन मैं किस लिए कह रहा हूँ, अब एब्जॉर्बर के अंदर जब वेपर रेफ्रिजरेंट आता है तो वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्बेंट के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, वेपर रेफ्रिजरेंट, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इस वजह से हम बोलते हैं उसको स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। और जब ये वापस आ रहा होता है जनरेटर से, तो उसके अंदर से काफ़ी हद तक वेपर रेफ्रिजरेंट बाहर निकल चुका होता है सोल्यूशन से, यानी कि वो इंटर हो चुका होता है कंडेंसर के अंदर। उसका मतलब होता है कि रेफ्रिजरेंट की जो अमाउंट है एब्जॉर्बेंट के अंदर वो कम हो गई है, कम हो गई, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं वीक सोल्यूशन, ठीक है। और वो वीक सोल्यूशन इंटर हो जाएगा दोबारा एब्जॉर्बर के अंदर। उसके बाद कंडेंसर का काम क्या होता है, डेफिनेटली बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो वेपर होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हीट रिजेक्ट होती है, यहाँ से कोई भी कूलिंग वाटर होता है वो क्या करता है, इससे हीट रिजेक्ट लेके वो खुद गर्म हो जाता है, इसको ठंडा कर देता है, एंड देन फिर यह फेस चेंज कर देता है। यहाँ हमारे पास के बाद यहाँ लिक्विड फॉर्म आती है, लिक्विड फॉर्म के बाद ये रिसीवर में जाता है जो कि स्टोरेज डिवाइस है, इसको स्टोर कर लेती है। उसके बाद फिर एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, प्रेशर रिड्यूस करता है, उससे क्या होता है, एक्सपेंशन होती है और हमारे पास सडन कूलिंग होती है, और वही कूलिंग जाके वो ठंडा जो हमारे पास लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो जनाब इससे इसके अंदर बड़ी गर्म चीज़ों से क्या लेता है, हीट लेता है, इसलिए हीट एडिशन हो रही है। हीट लेने के बाद फिर वो वेपर बन के बाहर निकलता है और इधर ठंडक प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल साइकिल की। जो आइडियल साइकिल है और उसमें फ़र्क क्या है, आइडियल और एक्चुअल साइकिल में, एक तो ये वाला हीट एक्सचेंजर, एक ये वाला हीट एक्सचेंजर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और रेक्टिफायर ऐड हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों का अलग अलग फ़ायदा क्या है, पहले तो हम बात करते हैं इधर से। एब्जॉर्बर से जब पंप के ज़रिए आता है सोल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर वेपर रेफ्रिजरेंट की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, किसके अंदर, एब्जॉर्बेंट के अंदर। अब जैसे इसके अंदर इंटर होता है, इधर से इंटर होगा, ठीक है, इसको मैं अंडू करके इधर से कहता हूँ, इधर से इंटर होगा। अब ये क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है, और क्या हमारे पास इसका टेम्परेचर लो है, ठीक है। अभी टेम्परेचर हाई नहीं होगा क्योंकि जनरेटर के अंदर इंटर नहीं हुआ। अब जनरेटर के अंदर इंटर हो गया, इंटर होने के बाद अब जब ये वापस आ रहा होगा इधर से, तो इसके अंदर वेपर रेफ्रिजरेंट की अमाउंट कम हो गई, वीक सोल्यूशन हो गया, और साथ साथ इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, जहाँ से हीट एडिशन हो रही थी ना, वहीं से जो बचा कुछ है वापस आ रहा है ना, टेम्परेचर इसका हाई है। अब क्या होगा, इधर से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये देखें इधर से, ठीक है।
देख रहे हैं ये वाली चीज़ जो वापस आ रही है गर्म है, और जो ऊपर जा रही है एब्जॉर्बर से वो है ठंडी। अब हॉट बॉडी से कूल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो गई। अब ये जो चीज़ ऊपर जा रही है जनरेटर के अंदर गर्म होने के लिए, क्योंकि उसने हीट ले ली है पहले से, किससे, जो कि जनरेटर से वापस होकर सोल्यूशन आ रहा है, वीक सोल्यूशन उससे। तो क्या होगा, ये जब इंटर होगा तो पहले से कुछ गर्म होगा, हमें हीट इनपुट कम करना पड़ेगी, ठीक है। और जब ये सोल्यूशन वापस आ रहा है, इसने कुछ हीट इसको दे दी है, किसको, इस सॉल्यूशन को दे दी, जो इधर से जा रहा है, इस जो वापस आ रहा है इसने इसको दे दी है। देने से क्या होगा, जब ये वापस आएगा तो कुछ ठंडा होकर आएगा, क्योंकि हीट इसने रिजेक्ट कर दी है, और एब्जॉर्बर के अंदर हम ठंडा करने का काम कर रहे हैं, तो वो कुछ पहले ठंडा होकर आएगा, तो हमें इधर से भी एनर्जी सेविंग हो जाएगी, कम ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद अब ये हीट एक्सचेंजर, अब देखिए एवापोरेटर लो प्रेशर साइड पे होता है, ठीक है, उसका लो प्रेशर लो टेम्परेचर। जब ये इंटर होगा हीट एक्सचेंजर के अंदर, तो इसके जो प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा लो होगा। जब ये, और दूसरी कंडीशन में क्या है, कंडेंसर से जब हमारे पास बाहर आता है रेफ्रिजरेंट, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में होता है। जब ये इधर जाएगा हमारे पास वापसी आ रहा होगा, तो इस कंडीशन में क्या है, उसको अगर मैं थोड़ा सा क्लियर बनाऊं, कि जब वापस आ रहा होगा हमारे पास, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। और जब एवापोरेटर से जब ये वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा होगा, इसका क्या होगा, लो टेम्परेचर, एल से जारी कर देता हूँ, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा, ठीक है। अब होगा क्या, और जब ये वापस आ रहा होगा अपना कंडेंसर से, तो ये होगा लिक्विड फॉर्म में और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, तो इधर से भी हीट ट्रांसफ़र होगी। अब देखिए एवापोरेटर से जब वेपर जा रहा है, उसको हीट मिली, और हीट मिलने के बाद एब्जॉर्बर में जा रहा है, वहाँ तो कूलिंग हो गई, ठंडा हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा हुआ क्या, जब सोल्यूशन वापसी आ रहा है हमारा, जो कि हमारे पास हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, जिसने हीट दे दी किसको, जो कि एवापोरेटर से वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा था उसको, तो इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया, ये हीट क्या है, टेम्परेचर इसका रिड्यूस हो गया। अब इसका टेम्परेचर, ठीक है, जब ये वापस आ रहा होगा तो ये कुछ ठंडा हो जाएगा। अब एक्सपेंशन वाल में एंटर होगा, एक्सपेंशन वाल से जब बाहर निकलेगा तो और ठंडा होगा। मतलब ये क्या है, एक्सपेंशन वाल से, जैसे एक्सपेंशन वाल के अंदर एंट्री से पहले ही नहीं कुछ ये ठंडा हो जाएगा हीट एक्सचेंजर से, और एक्सपेंशन वाल इसको ठंडा करता है, तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, इस वजह से। तो यानी कि इसकी थर्मल एफिशिएंसी जो है ना सिस्टम की, वो बढ़ जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ रह गया रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, जनरेटर के अंदर हमारे पास हीट इनपुट हो रही होती है, जिसके अंदर एब्जॉर्बेंट होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, जो कि वेपर फॉर्म में होता है, क्योंकि इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो वेपर तो इधर निकल आता है, ठीक है, वापस ये रेक्टिफायर के ज़रिए। अब रेक्टिफायर लगाने का फ़ायदा क्या है, जब हमारे पास वेपर रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है सोल्यूशन से, तो बाज़ों का ऐसा होता है हमारे, अब देखिए इधर मैं बात कर रहा हूँ कि सिस्टम की अमोनिया NH3 प्लस वाटर, अमोनिया वाटर, इसमें वाटर जो है एब्जॉर्बेंट है, जिसने अमोनिया को एब्जॉर्ब करना है या उसको वेपर को निकालना है, और जो अमोनिया हमारे पास, वो हमारे पास है रेफ्रिजरेंट, ठीक है, मतलब कूलिंग ये प्रोड्यूस करेगा। तो होता क्या है कि अमोनिया वेपर के साथ हमारे पास कुछ साथ क्या होता है कि जो वाटर के वेपर भी साथ ना लिक्विड रेफ्रिजरेंट के साथ, सॉरी वेपर रेफ्रिजरेंट के साथ इंटर हो जाता है। अब देखिए ये पूरी क्या है, रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसमें हमें टेम्परेचर बाज़ों का ठंडा, बाज़ों का कि हमेशा ठंडा ही चाहिए होता है ना। तो ठंडा होने से क्या होता है हमारे पास कि बाज़ों का -1 -2 डिग्री चाहिए होता है, तो उससे क्या होता है, 0 डिग्री पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वो पानी जो होता है वो फ्रीज़ हो सकता है। अब पानी जब फ्रीज़ हो जाएगा, पूरी साइकिल को क्या कर देगा, चोक कर देगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं। रेक्टिफायर बेसिकली करता क्या है, जो हमारा वेपर लिक्विड इंटर हुआ है वेपर रेफ्रिजरेंट के साथ, उस वेपर लिक्विड को कंडेंस करके उसको वापस जनरेटर में भेज देगा, ठीक है, ताकि हमारे पास पानी आगे साइकिल के साथ जो है वो ना जाए। ताकि हमारे पास क्यों ना जाए, क्योंकि वो साइकिल को चोक कर देगा, क्योंकि ठंडा टेम्परेचर आगे होगा, ठीक है, इस वजह से। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, अलग करना, वेपर लिक्विड को कंडेंस करके कहाँ, जनरेटर में भेज देना, और जो हमारे पास वेपर रेफ्रिजरेंट है सिर्फ उसको ही आगे भेजना। उसके बाद कंडेंसर में जाएगा साइकिल, जो फिर वही साइकिल चलेगी, वेपर रेफ्रिजरेंट इधर से लिक्विड फॉर्म में आएगा, रिसीवर में जाएगा, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर भी होगा, एंड देन फिर यहाँ से हीट एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास सिस्टम की बढ़ जाएगी, अगर हम क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर 2 एक्स्ट्रा लगा देंगे और एक रेक्टिफायर लगा देंगे, ताकि हमारे पास रेक्टिफायर का क्या फ़ायदा होगा, पानी आगे फ्लो ना कर सके। हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। इट यूज़ लो ग्रेड एनर्जी, मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें जो एनर्जी इनपुट होती है वो क्या होती है, एज अ हीट होती है, यानी कि वो वेस्ट हीट हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, ठीक है। इसका एडवांटेजेस ये है कि हम लो ग्रेड एनर्जी से भी इसको चला सकते हैं, ठीक है, हमें ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक वर्क देना पड़े, ठीक है, वो कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हो, ठीक है। लेस वाइब्रेशन, मूविंग पार्ट बहुत कम होते हैं, तो इसकी वाइब्रेशन भी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आता है कैन बी यूज़, अब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, क्योंकि जब वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है उसमें तो डेफिनेटली कंप्रेसर हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। बट इसके लिए मेरे पास नहीं होता कंप्रेसर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर कहीं भी कोई ऐसा एरिया है जहाँ इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास ये बड़ी सूटेबल है और फिजिबल है।
उसके बाद इट परफॉर्मेंस डू नॉट इफेक्ट ऑन द लोड फ्लक्चुएशंस, मतलब बाज़ों का ऐसा होता है डिफरेंट लोड, कभी हमारे पास ज़्यादा लोड पड़ जाता है, मतलब जैसे आप इलेक्ट्रिक लोड भी आप प्रोवाइड करते हैं, कभी आप ज़्यादा बल्ब जला देते हैं, कभी आप ज़्यादा पंखे चला देते हैं, तो कभी कम चला देते हैं, तो वो लोड फ्लक्चुएशन होती है अचानक से। तो उस लोड फ्लक्चुएशन से होता क्या है कि हमारे पास इसके परफॉर्मेंस में इफेक्ट नहीं आता। आप जितना ज़्यादा लोड डालते हैं उसके बाद कम करते हैं तो फ्लक्चुएशन कर लेते हैं लोड की, इसकी परफॉर्मेंस जो है इक्वली वेल, इट परफॉर्म्स इक्वली वेल इन ऑल द लोड कंडीशन। उसके बाद है लो मेंटेनेंस कॉस्ट, कंप्रेसर नहीं है, वेयर एंड टेयर नहीं होगी, लेस नॉइजी होगा, और हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस इट यूजेस, अच्छा डिसएडवांटेजेस ये मैंने सिर्फ ना जो डाला है रेफरेंस, ये डाला है हमारे पास वेपर कंप्रेशन साइकिल का। तो ये जो लिखा ना मैंने हाई ग्रेड, तो ये वेपर कंप्रेशन साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ इधर से, ठीक है। अब वेपर कंप्रेशन साइकिल हाई ग्रेड एनर्जी यूज़ करती है, ये करती है लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज में डालने का मकसद ये है कि जो हमारे पास लो ग्रेड एनर्जी है ना, उसको कम्प्लीटली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में, लेकिन जो हाई ग्रेड एनर्जी होती है ना, उसको हम कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी बेस पे हम कह सकते हैं, या इसी बेस पे हम कहते भी हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो है ना, वो हाई एफिशिएंट साइकिल नहीं है। लो ग्रेड एनर्जी इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एफिशिएंट नहीं होगा, कम्प्लीटली हम इसको वर्क ट्रांसफ़र में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लो COP, इसकी COP यानी कि एफिशिएंसी कम होती है, COP कम होती है। बल्कि सिस्टम देखिए ना, आपके पास जनरेटर, कंप्रेसर की जगह जनरेटर आ गया है, और पंप आ गया है, एंड देन फिर एब्जॉर्बर भी आ गया, एक्सपेंशन वाल्व भी आ गया, तो हमारे पास बल्कि सिस्टम हो गया, ठीक है, बड़ा सिस्टम बन गया। उसके बाद इट टेक्स, इसमें जो रेफ्रिजरेशन होती है ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ये काफ़ी टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बात करें वेपर कंप्रेशन साइकिल की, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, बड़ा ही फास्ट प्रोसेस है वो, उसमें जो रेफ्रिजरेशन है ना, कूलिंग जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया एप्लीकेशंस, तो इंडस्ट्रियल चिलर्स, हॉस्पिटल्स, यानी कि देखिए जहाँ आपके पास एयर राउंड पूरा साल आपको चाहिए होती है, ठंडक कूलिंग चाहिए होती है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, कॉलेज कैंपसेस हो गए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या कंटिन्यूसली कूलिंग चाहिए होता है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सारी चाहिए होती है, तो वो उसके लिए हमारे पास ये इसमें यूज़ होता है। उसके बाद जूट इंडस्ट्री, जूट एक एक्चुअली टाइप ऑफ फैब्रिक है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, बोरियाँ वगैरह, सैक्स वगैरह सारी चीज़ें बनाते हैं, या साड़ीज़ वगैरह, शलवार कमीज़, वटेवर जो भी है, और कपड़ा वगैरह जो उसमें हम बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी क्लॉथ्स वगैरह या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उनको सेव रखने के लिए, या उनकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या कायम रखने के लिए, वही मेंटेन रखने के लिए एक सूटेबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे क्रायोजेनिक्स कहते हैं, या फिर आप कह लें कूलिंग हमें चाहिए होती है, ठीक है। उसके अगर कूलिंग नहीं देंगे तो उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और फिर वो आगे का इतना सूटेबल नहीं रहेगा, जो कि हमारी एप्लीकेशन है, ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज़ होती है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, रिमूव करने के लिए उस हीट को हम क्या करते हैं, ये साइकिल यूज़ करते हैं। उसके बाद ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए भी बाज़ों ये यूज़ होती है, मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए, और बाज़ों के कंडेंसेशन ऑफ गैसेस को कंडेंस करने के लिए क्या करते हैं, कूलिंग करना पड़ती है, तो ये साइकिल यूज़ होती है। उसके बाद आ गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे हमारे पास वीट होती है ना, वीट को आप कन्वर्ट करते हैं ब्रेड में, तो ये एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। जो वीट है इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसके अंदर, ब्रेड के अंदर, जो कि आपका एक एक्चुअली एक फूड आइटम है जिसको आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें भी हम कूलिंग क्यों करते हैं या रेफ्रिजरेशन क्यों करते हैं, उसमें होता है कि इसमें डीके रेट और जो हमारे पास नेचुरल मेटाबॉलिक रेट होता है ना, अगर हम उसका उसी सिस्टम का या उसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस कर दे, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि डीके कर रहे होते हैं, गलने सड़ने का अमल जो कर रहे होते हैं ना, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। उनका जो एक्टिवेशन रेट होता है या प्रोडक्शन रेट होता है, जो भी कह रहे हैं आप, ठीक है, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो बड़ी स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जो गल सड़ बड़ी जल्दी जाती है, 1 घंटे में, उसका टाइम बड़ा बढ़ जाता है, 2-3 दिन, 4-5 दिन, जितने भी हैं हम रख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, देन कंज्यूमर के पास उसको पहुंचा देते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन ये थी। एट द एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एंड मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आपने मतलब कंटेंट देखा, डेफिनेटली आपको पसंद भी आया होगा। तो आपको इस कंटेंट को शेयर करना है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके, जितना ज़्यादा लाइक हो सके, मतलब डिफरेंट फ्रेंड से शेयर करना है ताकि वो भी लाइक कर सकें। तो ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, इट्स नॉट अ बिग डील, बट फॉर अस इट इज़ एक्चुअली द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एंड उस मोटिवेशन का फ़ायदा क्या होता है कि हम और कमिटमेंट से काम करते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो बट एक्चुअली यू आर माई ऑडियंस, तो आप लोगों ने एक्चुअली हमारे चैनल को ग्रो करवाना है और हमारे चैनल को एक्चुअली वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक हम चाहते हैं, जो कि हमारा एक्चुअली इनिशिएटिव है। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।